नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका एसकेसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। तो अपन लगातार मेहनत कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। तो देखिए, अपन पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री को अपन ने पिछले वीडियो तक लगभग एक बार उसको कंप्लीट किया था, लेकिन उससे संबंधित उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी की कड़ी में जो आपके पेपर में एक आपका जो पेपर का जो ग्रुप नंबर सी होता है, यानी ए बी सी और डी, यानी प्रत्येक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेपर जो है वो 4 भागों में यानी 4 सेक्शन में विभाजित होता है। तो ग्रुप सी के अंदर 10% किए जाते हैं, ग्रुप सी के अंदर 10% किए जाते हैं और 10% का प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 3 अंक का होता है। तो वो 3 अंक का प्रश्न जो है वो अभी अपन पढ़ेंगे आज की इस क्लास के अंदर कि वो 3 नंबर का सवाल कैसे किया जाता है और अपन को किस प्रकार से उसको सरल करना है। तो देखिए, तो आज अपन एक हेडिंग नई डालते हैं, इस 3 नंबर के सवाल की एक नई हेडिंग डालते हैं। तो उस हेडिंग में लिखा हुआ ऊंचाई आधारित सरल समस्याएं, ऊंचाई और दूरी आधारित सरल समस्याएं। ठीक है, ऊंचाई और दूरी आधारित सरल समस्याएं, उसको सरल करना होता है। एक ही सवाल पूछा जाता है और 3 नंबर का पूछा जाता है, और कभी कभी 2 सवाल पूछ लेते हैं, एक नंबर का, एक 2 नंबर का, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन लगभग आपके 3 नंबर का एक ही सवाल किया जाता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसको सरल करने के लिए अपन ने ट्रिग्नोमेट्री की थी, उसमें 5 टॉपिक लिखे थे। पहले लिखा था मैंने सारणी, फिर लिखा था मैंने लाल बट्टे का नियम, फिर पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, फिर अनुपात्य मान और सर्वसम्यिकाएं। तो आपने सारणी पढ़ ली, सवाल किए, उसके बाद में अनुपात्य मान भी पढ़ा, सर्वसम्यिका पढ़ी, उससे संबंधित भी सवाल कर लिया अपन ने, और उसके बाद में अपन ने पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा, उससे संबंधित भी सवाल अपने वीडियोज में किए हैं, देखे हैं। लेकिन आज जो अपन ने वहाँ एक जो पीछे छोड़ा था लाल बट्टे का नियम, आप भली बात ही परिचित है कि 9th में भी उसको आप अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं कि लाल बट्टे का नियम क्या होता है। तो देखिए, इसको एक बार फिर से समझ लें। केवल और केवल लाल बट्टे का समझने से कुछ नहीं होगा, उसको प्रयोग कैसे करना है, सवालों में उस ज्ञान को कैसे लागू करना है, वह आपको अच्छी तरह से सीखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप बनाते हैं समकोण त्रिभुज। सबसे पहले आप बनाओगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC। और ध्यान रखना, अभी ये समकोण नहीं है, ये समकोण नहीं है अभी तक, क्योंकि कई लोग ऐसे बना देते हैं, कई विद्यार्थी ऐसे बना देते हैं और कहते हैं समकोण त्रिभुज नहीं। समकोण त्रिभुज का एक कोण वर्ग यानी प्रत्येक कोण नहीं, एक कोण वर्ग यानी 90 डिग्री का होना चाहिए। जब ये 90 डिग्री का एंगल दर्शाओगे तो आपका ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। जब आपने इस 90 डिग्री के एंगल को दर्शाया तब आपका ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज में अगर आपकी लाइन बिल्कुल लंबवत नहीं 19-20 है और अगर आपने ये 90 डिग्री का दर्शा दिया है तो आपका ये 100% समकोण त्रिभुज ही माना जाएगा। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। और उसके बाद में ये होता है लंब और ये होता है आधार। ठीक है, तो जिसको अपन कर्ण को दर्शाएंगे K से, लंब को दर्शाएंगे L से और A को दर्शाएंगे आधार से। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज, तो एक सवाल यहां से निकल के आता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं उसके लिए आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, जिसको बोलते थे बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या कहलाता था? बोधायन प्रमेय पढ़ा था, किसी समकोण त्रिभुज में आपको जांच करनी हो कभी क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, सिद्ध करना है, क्या पता हो सकता नहीं हो सकता। तो इसलिए यानी किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर 3 ही भुजाएं होती किसी त्रिभुज के अंदर, तो लेकिन किसी समकोण त्रिभुज के अंदर 2 भुजाओं के वर्गों का योग, 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए।
यानी किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, वर्ग मतलब समझ गए ना, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 है। यानी किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग, तीसरी भुजा मतलब कौन कर्ण, यानी किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो आपका बोधायन प्रमेय सिद्ध करता है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो इसलिए लाल बट्टे कक्का नियम जो होगा और ऊंचाई आधारित जिन भी सरल समस्याओं से जितने भी सवाल अपन इन कक्षाओं में पढ़ेंगे वो सारे सवाल कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज से अटैच होंगे। तो इसलिए देख, तो सबसे पहले कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती ही है, तो सबसे पहले अपन को सीखना है कि लाल बट्टे कक्का नियम क्या है। तो लाल बट्टे कक्का नियम को सीखते हैं। तो LAL KKA, सिर्फ इतने को ध्यान रखना है, लाल बट्टे कक्का। आपके माइंड में सिर्फ इतनी फ्रेम रहनी चाहिए, लेकिन यहां मैं आपको विस्तृत समझा रहा हूं, लेकिन आपको अंत समय में इतना ही ध्यान में रहना चाहिए। तो देखिए कैसे, सबसे पहले 6 थीटा आपको कंटिन्यू याद होना चाहिए, साइन, उसके बाद में कॉस, उसके बाद में टेन, उसके बाद में कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, ये नहीं, ये क्रम भूलना नहीं है, अगर क्रम भूल गए तो सवाल कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये कंटिन्यू आपको 6 थीटा याद हो जाने चाहिए। अब देखो, आपने सीख तो लिया कि कर्ण को K से दर्शाएंगे, लंब को L से दर्शाएंगे, आधार को A से दर्शाएंगे। तो देखिए कैसे, तो लिखा हुआ है लंब बट्टे कर्ण, L बट्टे K का मतलब हो जाएगा आपके पास में लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, फिर उसके बाद A बट्टे K मतलब आधार बट्टे कर्ण, तो दूसरा आपका कहलाएगा आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, और तीसरा होगा लंब बट्टे आधार, ये ऐसे चलेंगे। तीसरा होगा लंब बट्टे आधार, ये हो जाएगा आपका लंब बट्टे आधार। आपको सीखते रहें, जब किसी चीज को सवाल में लागू करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद में कॉट, 3 लिख दिए, 3 वापस उसके यूं, आधार बट्टे लंब, तो आपने लिख दिया आधार बट्टे लंब, कर्ण बट्टे आधार, और फिर आपने लिख दिया कर्ण बट्टे लंब। तो कुल मिला के आपने लिखा कितनी चीजें सीखी? 6। सबसे पहले लाल बट्टे कक्का नियम, ये फ्रेम अपने दिमाग में हर समय जिस सवाल को करते हैं उस समय, जिस सवाल को करते समय रहनी चाहिए कि लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा, लंब बट्टे आधार टेन थीटा, आधार बट्टे लंब कॉट थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा और कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा। ये आपको याद में रहना चाहिए। और उसके बाद इन सवाल को करते समय लाल बट्टे कक्का नियम तो अभी अपन ने एक नई चीज सीखी, उससे पूर्व एक सारणी सीखी थी अपन ने। उससे पूर्व क्या सीखी थी? सारणी सीखी थी। तो सारणी भी अपने दिमाग में रहनी चाहिए, और जब सारणी अपने दिमाग में होगी तो इन सवालों को अपन कर सकते हैं। तो देखिए, अपन सारणी को सीखते हुए और लाल बट्टे कक्का को सीखते हुए इन सवालों को कैसे सरल करते हैं। तो देखिए, ऊंचाई आधारित इस सरल समस्याओं को सरल करने से पूर्व अपन को कुछ चीजें पढ़नी होगी। जैसे मैं आपको 2 चीजें पढ़ा रहा हूं। किसी समकोण त्रिभुज के अंदर, जैसे अपने पास ये समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर 3 कोण A, B और C 3 कोण हो गए। उन कोणों के अंदर, यानी ये कोण 90 डिग्री का है, तो हमेशा ध्यान रखना थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। ये इतनी चीज ध्यान रखना, ये चीज फिक्स है। अगर थीटा यहां लिख दिया जाए, मतलब कोण अगर यहां लिख दिया जाए तो इसके सामने वाला भले ही ये नीचे आधार हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। भले ही इस थीटा के सामने हो लंब, इस थीटा के सामने हो लंब, यानी इस कोण के सामने वाला ये लंब और इस कोण के सामने वाला ये लंब कहलाएगा।
एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी। दूसरी चीज, दो कोण होते हैं, एक तो होता है उन्नयन कोण या उन्नतास कोण और एक होता है अवनमन कोण, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं कोण बनेंगे। तो हमेशा कोण, तो कोण बनते समय क्या होता है कि जैसे किसी आप बहुमंजिला भवन के नीचे खड़े हो और आप उस भवन के ऊपर कंगूरे को देख रहे हो, ठीक है ना, ऊपर कंगूरे को देख रहे हो, उस समय आपकी आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ रहेगी, आपकी आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ रहेगी, तो इसका मतलब आप कौन सा कोण बना रहे हो? अवनमन कोण बना रहे हो। यानी आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ होगी तो उन्नयन कोण, और बहुमंजिला भवन से नीचे की ओर देखो तो अवनमन कोण कहलाएगा। कैसे? वापस क्लियर करें, ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। यानी किसी बहुमंजिला की भवन, किसी इमारत, किसी मीनार के पास में आप खड़े हो, सबसे अंतिम वाले फ्लैट को आप देख रहे हो, यानी आपकी आंखें ऊपर है, भुहें ऊपर की तरफ है, उस समय आपका जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा। और हाँ, जब आप किसी मंजिल के ऊपर खड़े हो, किसी दीवार के ऊपर खड़े हो, किसी मकान की छत के ऊपर खड़े हो और आप नीचे की तरफ देख रहे हो, उस समय आपकी आंखों की पुतलियां जो नीचे की तरफ रहती है, तो उस समय क्या बनता है? अवनमन कोण बनता है। उन्नयन कोण ऊपर की ओर और अवनमन कोण नीचे की ओर। तो इसलिए इन दोनों कोणों को ध्यान में रखें, यानी जितने भी अपने पास में समकोण त्रिभुज बनेंगे उसको इन दोनों कोणों को ध्यान में रखते हुए अपन मान रखेंगे। तो देखिए सवाल, तो देखिए एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ। सवाल क्या लिखा? देखो सवाल लिखा हुआ है 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से 37 दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल हमेशा आपके ऐसे ही फ्रेम में आएगा। तो सबसे पहले इन सवालों को करने से पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा, और जब रेखांकन का खाका बन जाएगा तब आपके सवाल 40% सरल की ओर हो जाएगा। तो उसको आप फिर समझते हुए सारणी को और लाल बट्टे का नियम का प्रयोग करते हुए उसका आप आराम से सॉल्यूशन निकाल दोगे। तो सबसे पहले क्या करें, और इसमें रीजनिंग भी ध्यान रखना, थोड़ा बहुत माइंड रीजनिंग की तरह काम करना चाहिए। 50 मीटर ऊंचे पुल से, तो हमेशा ध्यान रखना ये नदी चल रही है, ऐसे नदी चल रही, और नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। इस पुल की हाइट है 50 मीटर। इस पुल की हाइट कितनी है? 50 मीटर हाइट है इस पुल की। और यहाँ पुल का अंतिम ऊपरी भाग, यहाँ पुल है, ये नदी चल रही है। तो 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, अब नाव जल में चल रही है, इसका मतलब नाव यहाँ पर चल रही है, नाव यहाँ पे है, ठीक है। अवनमन क्यों लिखा? क्योंकि प्रेक्षक यानी उस नाव को देखने वाला वो नदी के पुल पे बैठा है। नदी के बीच में तो हो ही नहीं सकता, आपको भी ध्यान है ना, पानी के बीच में खड़ा रहो कि नाव को कैसे देखेगा। यानी किसी पुल के ऊपर बैठा हुआ किसी नाव को देख रहा है, इसका मतलब उसकी आंखें नीचे की तरफ है। उसकी आंखें ऐसे नीचे की तरफ है। तब जब आंखों की पुतलियां नीचे की तरफ हो उस समय बनता है आपका अवनमन कोण। और किस समांतर में बैठा? ऐसे आधार में बैठा है वो, और यहाँ पे बैठा, और यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? नाव की पुल से 37 दूरी, 37 का मतलब होता है धरती के समांतर जो रेखा होती है वो 37, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा लंबवत। तो ये नाव की 37 दूरी है। पुल से नाव, यहाँ से यहाँ तक नाव आने में कितना समय लगाएगी, इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। चित्र बन गया, सवाल समझ में आ गया। लंब दिया हुआ आधार ज्ञात करना, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में यही होगा कि इस लाल बट्टे का नियम के अंदर कोई दो चीजों का रिलेशनशिप होगा। लंब दिया हुआ होगा, कर्ण पूछ सकता है, कर्ण दिया हुआ आधार पूछ सकता है, आधार तो लंब दिया, ऐसे कोई न कोई दो चीजों का रिलेशनशिप होगा। तो इसलिए नाम दर्शा दो A, B, C और D। अब आपके पास समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है CAB, C भी बन रहा है, तो लेकिन B कोण भी नहीं है। तो आप ऐसे करो, सबसे पहले आप लिखोगे माना नाव की पुल से 37 दूरी x मीटर, यानी ये आपके पास में x मीटर है। और भले ही अगर आप ए बी लिखना चाहो तो ए बी भी लिख सकते हैं। तो x मीटर हो गया, 37 दूरी x मीटर है। फिर उसके बाद एक चीज समझनी है, अपन ने पूरी कक्षा में पढ़ा है,
और यहाँ पे पढ़ा है कि जब कोई भी, ये कोण 30 डिग्री का, लेकिन आपको तो ये कोण लाना होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज CAB बन रहा है। बात अपन CAB करेंगे, बाहर वाले कोण से कोई लेना देना नहीं, ये कोण कितने डिग्री का होना चाहिए। तो ये भी कोण होगा 30 डिग्री का, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो Z आकृति में होता है वो एकांत कोण कहलाता है। यानी कैसे, अपन ने सीखा किसी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, किसी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो समांतर रेखा के एक ही और विपरीत दिशाओं में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, जो Z आकृति में होते हैं। यानी ये ऐसे तो ये ऐसे, ये आपस में बराबर होंगे। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो देखिए, तो अब ये 30 डिग्री का, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ये 30 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। लेकिन उससे पहले आप लिखना पड़ेगा, आपको लिखोगे कोण DCB बराबर कोण CBA। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। आपने जो ही एकांतर कोण का लिखा तो ये आपके पास में कोण भी कितने डिग्री का हो गया, 30 का, क्योंकि ये 30 का तो ये भी 30 का। अब उसके बाद आप वापस लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अगर आपने ये कोण नहीं लिखा है तो नाम चाहे कैसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एंगल का चिन्ह लगा दिया और जो फिर कोण हुआ उसको बीच में ही दर्शाना पड़ेगा। ABC भले कैसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने त्रिभुज का लिख दिया। अगर मैं यहाँ कोण का लिखता तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ता BAC, क्योंकि 90 डिग्री का कोण A है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आपको क्या ज्ञात करना है, आधार दिया क्या हुआ है, लंब। तो आप सबसे पहले लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब लंब बट्टे आधार, लंब तो है 50 और आधार है x, या फिर ऐसे लिख दो, लंब है AC और आधार है AB। तो जाइए लाल बट्टे कक्का में। अब लाल बट्टे कक्का नियम क्या कहता है कि जहां आपके पास में लंब बट्टे कर्ण हो, जहां आपके पास में लंब बट्टे कर्ण हो, वहां कौन थीटा काम करता है, साइन थीटा काम करता है। तो जो ही आपने लंब बट्टे देखा, तो जो ही आपने लंब बट्टे आधार देखा, ये आपके पास में क्या आएगा, लंब बट्टे आधार, लाल बट्टे कक्का। तो इसलिए लंब बट्टे आधार देखते ही आपके पास में थीटा होगा tan, और tan थीटा कितना है, 30 डिग्री। tan थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो ये हो गया tan 30 बराबर लंब है 50 और आधार है x। अब आपके पास में लाल बट्टे कक्का का प्रयोग आपने कर लिया, लेकिन आप जाएंगे सारणी में, और सारणी में जाकर के आपको किसका मान देखना है, आपको tan 30 का मान देखना है। तो सारणी में tan 30 का मान होगा 1/√3। तो आपको सामने लिखना होगा कि tan 30 बराबर 1/√3। ये मान आपको सारणी में होना चाहिए, ठीक है। फिर आप tan 30 का मान रखा, tan 30 का मान रखा 1/√3 बराबर 50/x। जब कोई भी संख्या भिन्न में हो, जब कोई भी संख्या भिन्न में हो, बराबर के दोनों तरफ हो, तो उसको सरल करने के लिए क्या किया जाता है, वज्र गुणा किया जाता है। इसलिए x को 1 से गुणा किया तो ये हो गया x, और 50 को √3 से गुणा किया तो 50√3। इतना भी मान आप आधार में लिखो तो भी सही है। अगर कहीं कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन लेता हो √3 बराबर 1.732, तो उस समय आपको क्या करना है, x बराबर 50 × 1.732, वह भी मान आप लिख सकते हैं। तो 50 को 1.732 से गुणा करोगे तो आपके पास में संख्या कितनी हो जाएगी, 86.60। और हमेशा ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद में जो भी संख्या होती है उसको, दशमलव के बाद में जितनी भी संख्या होती है उसको विधिवत और गणित के नियम से अलग अलग बोला जाता है। क्योंकि देखो कभी कभी अपने परसेंटेज बनते, मान लो 92.33, तो आपके बोलते हो 92.33, नहीं 92.33, 92.678, 92.924, ऐसे हमेशा दशमलव के बाद में अलग अलग संख्याओं को दर्शाया जाता है। यानी ये त्रिकोणमिति के सवाल को, ऐसे सवाल अपने को करना है। तो देखिए एक सवाल, तो देखिए एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ, क्या सवाल लिखा हुआ है,
सवाल लिखा 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ठीक है, यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है सीढ़ियां, घर में भी सीढ़ियां होती है ना, तो ऐसे ही लगी होती, बिल्कुल सीधी थोड़ी होती है। ऊर्ध्वाधर दीवार, दीवार मतलब बिल्कुल सीधी है, दीवार के सारे सीढ़ियों को रखा गया है, दीवार बिल्कुल सीधी है। क्या लिखा? ऊर्ध्वाधर दीवार। ऐसा नहीं आप समझ लो कि सीढ़ी ऊर्ध्वाधर, नहीं, सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ठीक है ना, तो इसलिए 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो ये अपने पास में एक दीवार हो गई, बिल्कुल सीधी है दीवार, और ये अपनी जमीन। ठीक है, तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। अब सीढ़ी को दीवार के सारे अपन ने ऐसे रखा, और जिस सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर। ठीक है, तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ, यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ कितने डिग्री कोण बनाती है? 60 का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ये ज्ञात करना है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जहां पर भी मैं बार बार आपको यही कहा कि जब आपके पास में चित्र बन जाता है, जब आपके पास में रेखांकन बन जाता है, तो इसका मतलब आप समझ लेते हो कि कहीं ना कहीं अपना सवाल लगभग सिंपल की दृष्टि से सरल होने की स्थिति में है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, बिल्कुल समकोण त्रिभुज बनता ही। सबसे पहले मान लो, ठीक है, माना दीवार की ऊंचाई h मीटर। अब h क्यों? क्योंकि हमेशा हाइट को h से दर्शाया जाता है। हाइट को किससे दर्शाया जाता है? h से दर्शाया जाता है, इसलिए आपने लिख दिया h। और पिछले साल में आपने क्या लिखा? x इसलिए लिखा क्योंकि दूरी थी वो x मीटर में। हाइट को हमेशा कंपल्सरी रूप से किससे दर्शाया जाता है? h फॉर हाइट। तो इसलिए आप लिखेंगे माना दीवार की ऊंचाई h मीटर, लिखेंगे हल, और लिखेंगे माना दीवार की ऊंचाई, माना दीवार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद में आपके पास में दो चीजें हैं, लंब और कर्ण। ठीक है, आप लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC लिखते ही आप लिखोगे लंब बट्टे कर्ण। तो ध्यान रखना, लाल बट्टे कक्का क्या कहता है? लाल बट्टे कक्का ये कहता है कि जहां पे लंब बट्टे कर्ण हो, जहां पे लंब बट्टे कर्ण हो, वहां कौन सा थीटा आएगा? साइन आएगा। तो लंब कितना है? लंब है AB, और कर्ण क्या है? AC। तो जहां पर लंब बट्टे कर्ण हो वहां हो जाएगा साइन 60। थीटा कितना? 60 है। लंब बट्टे कर्ण की जगह लंब बट्टे कर्ण का मान हो गया साइन, और थीटा 60 दिया हुआ है, इसलिए साइन 60। और आपके पास में ए बी जो लंब है वो h, और ये आपके पास में कितना है? 15। ठीक है, 15। अब आप गए सारणी में, देखा साइन 60 का मान, तो सारणी के अंदर साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो आपने लिख दिया साइन 60 की जगह √3/2। और सामने इसको इंगित करना जरूरी है, क्योंकि कोई पूछ ले कि साइन 60 का मान √3/2 कैसा है, तो आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, स्पष्टीकरण दिया है कि साइन 60 बराबर √3/2 होता है। तो इसलिए h/15, h को 2 से गुणा किया 2h, और 15 को √3 से गुणा किया 15√3। आपको तो h बराबर चाहिए, तो ये किसका संबंध है? गुणे का। पक्षांतरण करते किसका हो जाएगा? भाग का। तो h बराबर हो जाएगा 15√3/2, ये आ जाएगा आपके। ठीक है, इस प्रकार ये दीवार की आपके ऊंचे। बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये, सिर्फ समझना चाहिए, बाकी सवाल बिल्कुल सिंपल है। 3 नंबर आपको बिल्कुल आराम से मिल जाते हैं। तो देखिए, एक जो महत्वपूर्ण सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ, एक ये जो सवाल है कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूछा है, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सवाल में काफ़ी चीज़ें समझनी होती, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर अच्छे अच्छे स्टूडेंट इसमें गच्छा खा जाते हैं। कैसे? देखिए, क्या कहा? आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर 37 तल पर 60 का कोण बनाता है। ठीक है, ऊपरी भाग टूटकर 60 का कोण बनाता, अलग नहीं हो रहा है। जैसे अपने पास में एक वृक्ष था, ये वृक्ष है, ये अपनी जमीन है,
और वृक्ष की ये जड़ है, ठीक है। तो ये जो वृक्ष है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूट करके 37 तल पर 60 का कोण बनाता है। ये 37 तल, और मान लो यहां से टूटा तो ये 60 का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 60 का कोण बनाता है। शिखर, वृक्ष का शिखर 37 तल पर वृक्ष की जड़ से, वृक्ष ऐसे था, अब वृक्ष यूं ऐसे गिरा है, तो वृक्ष ऐसे ही गिरा ना, जैसे ही वृक्ष है इसको ऐसे गिरा, टूट कर पूरा अलग नहीं हुआ, कावा टूट कर, लेकिन टूट जाता तो वो कौन कैसे बनाता? कौन तो नहीं बनाता ना, वो तो बिल्कुल अलग हो जाता। लेकिन ये त्रिभुज की कंडीशन में, इसलिए आप यूं समझोगे कि वो आधा टूटा, मतलब टूट करके ऐसे झुका है, तभी तो ऊपरी भाग जो शिखर था वो जमीन को छूने लगा है। तो इसलिए आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर 37 तल पर 60 का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर 37 तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूर हो। यह शिखर जो है वृक्ष की जड़ से कितना दूर है? 10 मीटर दूरी पर है। तो टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई कितनी है? टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई मतलब पहले पूरा वृक्ष कितना था? तो आपको यहां पर दो फ्रेम में चलना होगा। कैसे? कि सबसे पहले तो आप ये ज्ञात कर लो कि वृक्ष टूटा कितना, मतलब कर्ण ज्ञात कर लो, ठीक है ना। ये टूट कर ऐसे गिरा, उतना ही तो टूटा है। तो पहली बात तो ये टूटा, भाई जितना वृक्ष बड़ा होगा, पीछे कितना बचा और कितना टूट गया, दोनों को जोड़ दो तो वृक्ष की लंबाई आ जाएगी ना। भाई कितना तो टूट गया है और कितना पीछे खड़ा है, दोनों को जोड़ोगे तो वृक्ष की लंबाई आ जाएगी। और वही चीज पूछी, लेकिन दोनों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को करने के लिए पहले आप कर्ण ज्ञात कर लो ताकि पेड़ टूटा कितना वो चीज आ जाए, फिर आप लंब ज्ञात कर लो ताकि पेड़ कितना पीछे बचा हुआ है वो आ जाए, और जब दोनों को जोड़ लोगे तो संपूर्ण पेड़ की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो आप लिख दो, इसमें मानना कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग CD जो AC के रूप में है। पेड़ का टूटा हुआ भाग CD है ना, वो किस रूप में है? AC के रूप में है। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में आधार दिया हुआ है, कर्ण पूछा है, तो इसलिए आप लिख दो आधार बट्टे कर्ण। और जहां पर आधार बट्टे कर्ण होता है तो कौन सा ईटा काम करता है? आधार है आपके पास में AB और कर्ण है AC। आधार बट्टे कर्ण होता है, वहां पर होता है आपके आधार बट्टे कर्ण, जाइए लाल बट्टे का काम है, लंब बट्टे आधार sin थीटा, आधार बट्टे कर्ण cos थीटा। तो ये आपके पास में cos और 60, आधार है आपके पास में 10 और कर्ण कुछ भी नहीं है, AC का AC। cos 60 का मान सारणी में होता है 1/2। cos 60 का मान सारणी में कितना होता है? 1/2 और 10 × AC। अब आप इन दोनों के बीच में वज्र गुणा करोगे, क्योंकि जब कोई भी संख्या बराबर के दोनों तरफ हो और गुणे के संबंध में हो तब उन दोनों के बीच में क्या होता है? वज्र गुणन होता है। तो इसलिए AC को 1 से गुणा किया, AC बराबर 2 को 10 से गुणा किया 20। ये समीकरण नंबर 1। कहने का मतलब आपका जो 20 मीटर जो पेड़ है वो ऊपर से टूट करके ऐसे गिरा है, यानी 20 मीटर पेड़ की लंबाई तो ये थी। फिर उसके बाद में आप लिखोगे पेड़ का शेष भाग BC, वापस लिख दो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब आपको क्या ज्ञात करना है? लंब, जबकि दिया हुआ क्या है? आधार। तो अब आप इसमें लिखोगे लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब है आपके पास में BC और आधार है आपके पास में AB। तो जहां पर लंब बट्टे आधार होता है तो कौन सा काम करता है? tan, और tan थीटा कितना है? 60। BC जो लंब है वो BC का BC, आधार कितना है? 10। अब आपको सारणी बिल्कुल अच्छे से याद है, जाओगे सारणी में और देखोगे tan 60 का मान, और सामने लिख भी दो। इधर क्या लिखना? सबसे पहले लिखो cos 60,
cos 60 बराबर 1/2 और उसके बाद में tan 60 बराबर √3। तो आपने लिख दिया √3 और BC का BC और 10 का 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो लगा लो 1। अब होगा वज्र गुणा, BC को 1 से गुणा किया, BC और 10 को √3 से गुणा किया, 10√3। ये बन गया समीकरण नंबर 2। यानी कहने का मतलब आपके पास में 10-20 मीटर पेड़ तो टूट गया है और 10√3 पेड़ पीछे बचा हुआ है। आपको क्या पूछा? आपको पूछा है टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई। तो आप क्या लिखोगे? टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई, यानी टूटने से पहले वृक्ष कितना था? BD। तो आप लिखोगे BD बराबर BC प्लस CD। ठीक है, BC प्लस CD। अब आपको क्या AC आया ना, तो एक चीज लिख दो, जितना AC है उतना ही CD है। AC बराबर CD, क्योंकि पेड़ जितना ऊपर था वैसे ही नीचे टूटा है, तो इसलिए हो गया AC बराबर CD। तो आप लिखोगे BD, BC तो हो गया 10√3 प्लस CD कितना हो गया आपके पास में 20। ऐसे नहीं जोड़ोगे 10 और 20 30, क्योंकि यहाँ दोनों अलग अलग पद है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय, इसलिए कॉमन लोगे। 10 का भाग इसमें भी जाता, 10 का भाग इसमें भी जाता है, तो आपके पास में 10 आ जाएगा कॉमन। 10 का भाग 10 में गया √3 प्लस 10 का भाग 20 में 2 बार। BD बराबर, ये उत्तर लिखो तो भी सही है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, आगे करो तो भी हो जाएगा कि 10 √3 का मान होता है 1.732 प्लस 2। तो आपके पास में BD बराबर 10 कोष्टक 2 और 1 कितना हो गया 3.732। अब इसको इससे गुणा करोगे तो BD बराबर 37.32। अब BD क्या है? तो आप लिखोगे अतः संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई बराबर 37.32 है। यानी ऐसे सवाल आपको बिल्कुल सिंपल ही होते हैं, और ऐसा सवाल 3 नंबर का पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा सवाल 3 नंबर का पूछा जा सकता है, इसलिए आप नियमित रूप से गणित को मिलाते रहिए, समझते रहिए, और इस SKC एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक उन विद्यार्थियों तक पहुंचाए जिनको होने वाले 30 जून के एग्जाम को फायदा हो सके। इतना ही आपसे एक निवेदन है। धन्यवाद।